नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्त, हम आज काव्यखंड 12 क्लास के चैप्टर 10 लेकर आ चुके हैं, जिसका नाम है अधिनायक। ये पाठ 10 है, जिसका नाम है अधिनायक, और जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। कौन कवि हैं? रघुवीर सहाय। दोस्त, अधिनायक एक व्यंग्यात्मक कविता है जिससे रघुवीर सहाय व्यंग कसे हैं। अब ये अधिनायक शब्द लिया कहाँ से गया है? तो ये अधिनायक शब्द लिया गया है हमारे राष्ट्रगान से। और जैसे हमारे राष्ट्रगान पढ़े होंगे, जन गण मन अधिनायक जय है। नहीं, जन गण मन अधिनायक, जो पूरे जनता का अधिनायक है, उसका जय है। वो इसी चीज पर ये तंज कसते हुए कहते हैं कि अरे हमारा देश आजाद है, हमारा देश आजाद हो गया तो हमको अपने अधीन रखने वाला कौन है? वो कौन है? वो अधिनायक जिसका हम लोग जय जयकार करते हैं। अब तो कोई राजा नहीं है, अब तो हम पे कोई राज नहीं कर रहा है। देखिए दोस्त, ये पूरी कविता है ना, ये पूरी कविता आजादी के बाद जो सत्ताधारी नेता लोग हैं उनके बारे में ये इस कविता के माध्यम से तंज कसा गया है कि हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन उनका ठाट बाट एकदम राजा की तरह है, और राजा की तरह हम लोगों पे वो राज कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता की स्थिति ठीक नहीं हो रही है। वही बदहाल, वही गरीबी हालत है। इस रूप में कवि तंज कसे हैं। वही कहते हैं कि कौन सा वो अधिनायक है जो हम उसके अधीन हैं, और वो आता है पूरा ठाट बाट में। आजादी के दिन राष्ट्रीय जो हम लोग पर्व है, 26 जनवरी हो गया और 15 अगस्त हो गया, उस दिन हम लोग आते हैं झंडे के नीचे, जन गण मन अधिनायक करते हैं, उसकी जय जयकार लगाते हैं, और वो ठाट बाट से आराम से गाड़ियों से उतरता है, आराम से रथ से उतरता है। उसके चंवर डुलाने वाले हैं, छाता लगाने वाले हैं, उसके सिंहासन लगा हुआ, आराम से बैठता है, और फिर वो बदहाल जनता की स्थिति को बिना जाने समझे, बिना उसकी स्थिति को जाने समझे, और फिर उनका मेडलों का आह्वान करता है कि फलना आदमी ने ऐसा काम किया, चिल्ला आदमी ने ऐसा काम किया, इनको ये दिया जाए, वो पुरस्कार दिया जाए, ऐसा किया जाए। हमारे भाग का विधाता कौन है? क्या फिर से राजतंत्र है रहा है क्या? या फिर आजादी के बाद भी हम लोग वही अंग्रेजों वाली स्थिति में जी रहे हैं? हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हमारे देश की जनता की स्थिति वही है। इसी पर तंज कवि ने कसा है। जब मैं आपको कविता पढ़ाऊंगा, तो जब उसका अर्थ बताऊंगा, तो आपको हर एक चीज कवि ने कैसे कैसे तंज कसे हैं आपको मालूम चलेगा। कवि ने एक शब्द हरचरना का प्रयोग किया है। हरचरना, वो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, हरचरना। खैर, जब मैं कविता बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अभी मैं आपको कवि परिचय करा रहा हूं, तो हम लोग अभी आज कवि परिचय पर ध्यान दें, रघुवीर सहाय के बारे में जाने। यहां देखिए, यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपने कविता पढ़ा है, कविता सब्जेक्टिव आएगा तो मैं गारंटी लेता हूं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, हर एक वर्ड का समझा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आते हैं तो दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे फोकस करते, चलिए देखते हैं। देखिए, कवि रघुवीर सहाय, आप एक क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन एक व्यंग्यात्मक कविता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे मैं लिख दूंगा, एक व्यंग्यात्मक कविता। निम्न में से कौन एक व्यंग्यात्मक कविता है? तो ठीक है, अधिनायक। चलिए देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था, और इनका निधन कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990। एक बार फिर से बोलिए, कब? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और 30 दिसंबर 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार बोलिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा। हाँ, इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे 9 चैप्टर, जिसके कवि कौन थे? गजानन माधव मुक्तिबोध। वो रूस के मतलब कि मार्क्सवादी थे, उनका जन्म 1917 में।
64 में मृत्यु, नहीं तो आपको याद होगा। वैसे आप इसको ध्यान करिए कि 9 दिसंबर 19 को इनका जन्म हुआ था और निधन कब हुआ था, 30 दिसंबर 1990 को। चलिए आगे, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता हरदेव सहाय एक शिक्षक थे। इनके पिता एक शिक्षक थे जिनका नाम क्या था, हरदेव सहाय। तो आप बोल दीजिएगा इनके पिता कौन है, हरदेव सहाय। ठीक है दोस्त, आप लिख दीजिएगा, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, अभिरुचि। इनकी अभिरुचि किस किस में था, इनका अभिरुचि था संगीत सुनना और फिल्म देखना, मतलब दम मस्तीबाज रहनी। वो संगीत सुनने और फिल्म देखने में ज़्यादा शौकीन रहते थे और फिल्म ऐसा देखते थे कि देखे तो देखते रह जाएंगे। जैसे अभी हम लोग रील्स देखते हैं मोबाइलों पे, तो देख लेते नहीं। अच्छा एक और तो गाना होता भोजपुरी ना, हम खेसारी लागी दाढ़ी में ना, फर्स्ट इंस्टाग्राम खोले रील्स चलते रहा, आधा घंटा कैसे पार हो पता नहीं चला। नहीं, आज के समय यही है, 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा सा मन ठीक नहीं है तो मन ठीक कर ली का, तो मन में फिर अपन मानो कहीं हो कॉले कर ना, हाँ तो चल 5 मिनट देख, हम पक्का 5 मिनट रील्स देखनी। अब 5 मिनट कैसे 5 घंटा हो गए, 5 मिनट कैसे 50 मिनट हो पता ना चलो ना। तो यही चीज है, ये संगीत सुनने और फिल्म देखने के बड़ा शौकीन थे। ध्यान आपको याद रहेगा, संगीत सुनने और फिल्म देखने के ये बड़ा शौकीन थे। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। पापा का नाम था हरदेव सहाय, एक शिक्षक रहन। 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुई रहे, 30 दिसंबर 1990 को मृत्यु हो गई रहे। ठीक बा। शिक्षा, अंग्रेजी में ससुरा ना इज्जत प्रणाम, हाँ शिक्षा। इस एमए में, ये अंग्रेजी से ये एमए किए थे। कहाँ से, अंग्रेजी से, अंग्रेजी विषय से ये एमए किए थे। और कहाँ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही वे अंग्रेजी में क्या किए, एमए किए। तो अब कहा है कि हिंदी महिला है, मर्दे कितना बढ़िया अंग्रेजी। अच्छा जाए दो, अगला देखते हैं। अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए अपनी कविता और जो उस समय के जो कविता प्रकाशित होती थी उस कविता के वाचन के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की। अर्थात रघुवीर सहाय एक कविता केंद्र की स्थापना किए थे जिसका नाम था कौमुदी। क्या नाम था, कौमुदी। और इस कौमुदी नामक कविता केंद्र में हुआ क्या होता था कि जो ये कविता खुद लिखे हैं या इनके समकालीन जो भी कवि अपनी कविता को लिखे हैं, वो आ करके इनके कविता केंद्र जिसकी स्थापना ये किए थे उसमें उसका वाचन कर सकते थे, उसको गा बोल सकते थे, कोई दिक्कत। सम्मान, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक बात मैं आपको समझा दूं, जिस कवि को या जिस लेखक को जिस रचना के लिए कोई पुरस्कार मिल जाता है, आप उस कवि को, उसके सम्मान को और उस रचना को जरूर याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन जानने क्या पूछता है, क्वेश्चन वही पूछता है जो यूनिक हो। देखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसके लिए, लोग भूल गए हैं के लिए। किसके लिए, लोग भूल गए हैं कि हमार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल बा, ऐसे याद कर लो। देखा याद हो जनू काहे खातिर मिला बाटे, लोग भूल गए हैं के करा, रघुवीर सहाय है। काहे कि ओकरो पुरस्कार मिलल बा, काची के, साहित्य अकादमी पुरस्कार। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस चीज के लिए मिला, उनकी रचना लोग भूल गए हैं। क्या लोग भूल गए हैं। आगे देखो, वे अपनी पत्रकारिता नवजीवन लखनऊ से आरंभ किए। वे अपनी जो पत्रकारिता है वो लखनऊ से आरंभ किए। और अब पहला वो पत्र कौन लिखे, ध्यान रखिएगा, नवजीवन। वो पहला पत्र कौन लिखे, नवजीवन। कौन दिक्कत, ना ही दिक्कत। आगे बढ़े, हाँ। फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी और नव भारत टाइम में
प्रमुख संवाददाता रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो नवजीवन से अपनी पत्रकारिता को शुरू करते हैं, कहाँ से, लखनऊ से। फिर वो जाकर दिल्ली में समाचार विभाग, फिर आकाशवाणी और नव भारत, जो तीनों दिल्ली में है, समाचार विभाग, आकाशवाणी और नव भारत टाइम, ये तीनों दिल्ली में है। यहाँ उसमें वहाँ काम करते हैं, ठीक है, जिसे आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कब से कब, तो 1979 से 82, 3 साल तक वो दिनमान समाचार साप्ताहिक के संपादक थे। यहाँ क्वेश्चन का पूछेगा, दिनमान समाचार पत्र था, एक दिनमान समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। पूछेगा दिनमान समाचार पत्र कैसी पत्रिका थी, तो साप्ताहिक पत्रिका थी, और इसके संपादक कौन थे, तो फलाना, माने रघुवीर सहाय। कब से कब रहे, तो 1979 से 1982। कोई दिक्कत दोस्त, कहना तो ना। आगे देखो, अगला है भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रेस, जहां से भारतीय समाचार पत्र जहां से प्रेषित होते हैं, मतलब जहां पे छपाई होता है, उस परिषद के सदस्य रहे हैं। तो पूछेगा निम्न में से कौन कवि भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रहे हैं, तो रघुवीर सहाय। कची, रघुवीर सहाय। आगे दूसरे सप्तक में कवि के रूप में शामिल, ए भाई बड़ी सप्तक, दूगो पहले ध्यान सुनो, हम जन कहते हैं बात ध्यान से सुनो। देखो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगे, नाम सुनने बड़ा कि ना, 10th क्लास में पढ़े होंगे। हिरोशिमा लिखे हैं वो, हिरोशिमा नामक कविता लिखे हैं। हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगे, तो अगे जी, इनको शॉर्ट में बोलते हैं अगे जी 2 सप्तक बनाए, ठीक है। प्रथम सप्तक और एक द्वितीय सप्तक, ठीक है। प्रथम सप्तक की स्थापना 1943 और द्वितीय सप्तक की स्थापना 1951, और इस सप्तक में 7 कवियों को शामिल किया गया। कितने कवियों को, 7 कवियों को। इससे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध ये प्रथम सप्तक में थे, उससे पहले शमशेर बहादुर सिंह वो द्वितीय सप्तक में थे। आपको याद होगा, हम पढ़ा रहे होंगे। तो आइए, जो रघुवीर सहाय है ये भी दूसरे सप्तक में शामिल थे। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में थे, तो दूसरे सप्तक में। रघुवीर सहाय, और दूसरे सप्तक का स्थापना कब, 1951 में, और प्रथम सप्तक का स्थापना कब हुआ, 1943 में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़े, आगे देखते हैं प्रमुख कृतियां, उनकी प्रमुख कृतियां। चलिए पहला कविता देखते हैं। कविता, सीढ़ियों पर धूप में, फिर है आत्महत्या के विरुद्ध। देखिए, जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं ना, अधिनायक, ये लिया गया है आत्महत्या के विरुद्ध से। किससे लिया गया है, आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध नामक कविता संग्रह है, उसी से अधिनायक लिया गया है। देखिए, 2 तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो भूल गए हैं लोग, उनका मिला है पुरस्कार, हई आत्महत्या के विरुद्ध, इससे ये पाठ लिया गया है। तो हई दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। केने गोल, हई आ हई। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। साच बताइए, जौन व्यक्ति आत्महत्या के विरुद्ध होई, वो कभी टेंशन में होई? अरे टेंशन में रहे वाला व्यक्ति ना आत्महत्या करला। हई ससुरा आत्महत्या, हाँ ससुरा ना, हई जौन रघुवीर सहाय रहन, ये बड़ी वीर रहन, ये आत्महत्या से डरते ना रहना। ये आत्महत्या करना कायरता है। क्या है, कायरता है। तो आत्महत्या को कायरों का काम मानते थे। तो कभी रोईहन जिंदगी में नहीं, हंसो हंसो और हंसो और हंसो और हंसो, यानी हंसो हंसो जल्दी हंसो। हाँ, लोग भूल गए हैं। इसके लिए क्या मिला इनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां,
कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, आपको याद हो गया होगा दोस्त, सीढ़ियों पर धूप में, अरे हमको याद हो गया यार, तुमको तो याद होना चाहिए। सीढ़ियों पर धूप में आए हुए ने आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो और हंसो, हंसो हंसो और हंसो, हंसो हंसो माने जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। कोई दिक्कत? आता उनकी कहानियां, सीढ़ी देखो, सीढ़ियों पर धूप में ससुराई नमन बा। हाँ, सीढ़ियों पर धूप में, जो ये सीढ़ियों पर धूप में है ना, ये कविता भी लिखे, कहानी भी लिखे, निबंध भी लिखे, माने सब में होगा। सीढ़ियों पूछेगा सीढ़ियों पर धूप में क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, ऑप्शन डी सभी है। देखो कहानी, सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं वो आत्महत्या के विरुद्ध होगा नहीं, तो आप याद रखिएगा। निबंध, सीढ़ियों पर धूप में है मैं गोल, दिल्ली मेरा परदेश, दिल्ली में गोल है नहीं, दिल्ली मेरा परदेश, देखा ना गोल हम दिल्ली में है। हाँ, लिखने के कारण इनका निबंध है, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, वे अब नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथा स्थिति नहीं। आप इनके कविता संग्रह को याद करते रहिएगा, कविता को, कहानी को, निबंध को याद कर लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आदमी जो हम बना रहे हैं सीढ़ियों धूप में, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सब इधर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद करना है दोस्त, मेरे को नहीं याद करना है। हाँ, जहां तक जो इंपॉर्टेंट मैं उसको बता दिया। आप क्या कीजिएगा कि बैठिएगा डेली और एक पेज पे एक तरफ पाठ का नाम, एक कॉलम में फिर कवि का नाम, और उसके अगले कॉलम में जितनी रचनाएं हैं एक साथ लिखिएगा, और डेली 2-2 पाठ की रचना याद कीजिएगा। आपको याद हो जाएगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन आएंगे तो आपसे गलती होंगे, आपसे छूटेंगे, और अगर आप ऐसा कर लीजिएगा, आप 100 में 100 करके आइएगा, कोई आपको नहीं रोकेगा। चलिए आगे है, इनकी संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। इनका जितना रचनावली है, जितने रचना किए हैं, उसको कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? 6 खंडों में। कितने खंडों में? 6 खंडों में। किस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है? एगो दिल्ली के प्रकाशन था, ससुरा राजकमल का था, राजकमल। आ याद करो, गजानन माधव मुक्ति बोधो के जौन रचनावली रहे नु, उ 6 खंड में प्रकाशित रहे, आ ओ घड़ी उहो राजकमल प्रकाशन द्वारा ही प्रकाशित हुआ था। राजकमल जो है ना, राजकमल एक प्रकाशन था जहां से वो छपाई होता था, वहीं से ये दिल्ली में था, वहीं से इनकी जो 6 खंडों की रचना है वो प्रकाशित हुई थी। यहीं से गजानन माधव मुक्ति बोध की भी 6 खंडों की रचना यहीं से प्रकाशित हुई थी। एक मतलब है जो प्रकाशना बाटे उहे एको फेमस, अकेले फेमस हुई दिल्ली में, ओकरे भी सब आवत हुई कविता, वो छापत हुई, छापत हुई ना। तो कितने, ये जरूरी नहीं है कि कौन सा प्रकाशन से, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रस्तुत कविता इनके कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है ना, हो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे इस कविता में, कौन कविता में? हई कविता में माने अधिनायक में। इस कविता में आजादी के बाद के सत्ताधारियों पर कटाक्ष किया गया है। इस कविता में आजादी के बाद जो सत्ताधारी हैं, जो ऐसा समझते हैं कि मैं ही राजा हूं और हम पे राज करते हैं, और हम वो सिंहासन लगा के बैठे रहते हैं, अगल बगल उनके सेवा में चमर डोलता है, ऊपर छाता लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो वही राजा हैं, उन्हीं पर ये कटाक्ष किए हैं। ये कौन है? ये आजाद देश में आज हम लोग आजाद हो चुके हैं, फिर भी इनके अधीन हैं। ये कौन है अधिनायक जिनका हम जय जयकार कर रहे हैं, और बाद में ये हमको मेडल दे रहे हैं, बाद में हमको शाबाशी दे रहे हैं? ये कौन भाई? आज हम लोग आजाद हो गए हैं, आजाद होने में हम लोगों ने अपना पसीना बहाया है, खून बहाया है। ये कौन है? ये कौन है यहाँ आ चुके हैं? इनमें राष्ट्रगान में प्रयुक्त शब्द अधिनायक पर कटाक्ष किया है, और जो है कवि ने राष्ट्रगान में जो प्रयुक्त शब्द है अधिनायक, उस पे कवि ने क्या किया है? कटाक्ष किया है।
कवि ने उस पर तंज कसा है कि जो हम लोग के जन गण मन में अधिनायक शब्द क्या है, जरूरी है। अब राजतंत्र नहीं न है, लोकतंत्र हो चुका है। जनता अब आजाद हो चुकी है, अब वो किसी का अधीन रहने वाला नहीं है, तो फिर अधिनायक शब्द क्यों? इस पे वो कटाक्ष करते हैं। कविता में हरचरना एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। जो कविता में कवि ने एक हरचरना शब्द का प्रयोग किया है, और ये हरचरना शब्द का ही प्रयोग क्यों किया है ये मैं आपको समझाऊंगा कविता में, जब पूरे मजेदार से हम लोग कविता पढ़ेंगे। तो जो कविता में प्रयुक्त हरचरना है ना, तो हरचरना एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है कि एक आम आदमी कैसे फटा सुथन्ना, मतलब फटा पैंट पहने हुए, फटा कपड़ा पहने हुए आकर के जन गण मन एकदम सावधान स्थिति में करता है। उनके सामने जो पूरे सिंहासन पर आराम से ठाट बाट से चंवर डोल रहा है, छाता लगा हुआ है, पगड़ी है हाथ में, नहीं, दरबान खड़े हैं आगे आराम से। ये कौन है? आज के समय में राजतंत्र है क्या भारत में? नहीं, तो उसी के बारे में है ये। और हरचरना जो है एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कविता का हिंदी अर्थ के साथ।